हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे आज कौन से टॉपिक में। कल हमने अपना पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया जिसकी हम बात कर रहे थे। आज कितना 13-14 क्लासें लग गई नदियों में हमारी, लेकिन हमने पूरा कंप्लीट किया है। एक भी क्वेश्चन शायद बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर जाता भी है तो आप क्वेश्चन MCQ सॉल्व करना शुरू करिए। आप लोग सॉल्व करते नहीं हैं, उसके बाद पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, आएगा कैसे, ये तो हम अपने हिसाब से बना के बताते हैं आपको। चलिए, सर्वप्रथम ये हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, इनका जवाब ढूंढते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर आज हम बातें करने वाले हैं झीलों। सर्वप्रथम बात करेंगे झीलों के प्रकार, उसके बाद हर राज्य की एक अलग अलग झील, मतलब राज्य में कितनी, उस राज्य में कितनी झीलें हैं उनकी बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और जो झीलों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको भी करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। चलिए, सर्वप्रथम आप बताइएगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी आप बताइएगा हमें। हमने आपको बताया था कौन सी होगी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी होगी वह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होगी। तो पहले का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कौन सी होगी? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। कितनी लंबाई है इसकी? 1465। 1465। अगला क्वेश्चन है हमारा माता टीला, और इसी के साथ राजघाट बांध भी आता है, इसी नदी पर स्थित है। अभी हम आपको बता देंगे उसका नाम। पहले आप हमें बताइएगा माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। ये सब हम बात कर चुके हैं। माता टीला बांध हमारा कौन सी नदी पर स्थित है पता होना चाहिए आपको। कौन सी नदी होगी? बेतवा। कौन सी नदी? बेतवा। और अगला है हमारा बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। ये हमने बात की थी नदियों में ही, इस टॉपिक में हमने बात की थी। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, इसी में हमने बात की थी। इसी नदी जो इसका हम अभी नाम बताएंगे, चलिए बता देते हैं सर्वप्रथम किस नदी पर स्थित है हमारा बाण सागर परियोजना। ये हमारी सोन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर हमारा क्या स्थित है? बाण सागर परियोजना। इसी में हमने बताया था, इसी नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर स्थित है हमारा? रिहंद पर। कौन सी? रिहंद पर। और चलिए अगला हम बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात। गोविंद वल्लभ पंत सागर और एक हमने बात की थी गोविंद सागर, गोविंद सागर झील, और एक गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये हमारी मानवकृत झील है। और गोविंद सागर कहाँ स्थित है हमारा? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगली बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। आप हमें बताइएगा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? हमने बात की थी, आपको याद होना चाहिए ये। चलिए बता देते हैं, इंद्रावती नदी पर। कौन सी? इंद्रावती नदी पर। इसी से एक क्वेश्चन हमने और किया था। चित्रकूट जलप्रपात को कुछ और भी कहते हैं, बताया था हमने आपको। क्या कहते हैं इसे? भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। आप लिख लीजिएगा, लिखने की जगह नहीं है, नहीं उसको हम लिख देते हैं, ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और अभी हमने बात की बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर, सोन की ही सहायक है, सोन नदी की ही सहायक हमारी। कौन सी? रिहंद नदी। रिहंद नदी पर स्थित हमारा रिहंद बांध, और रिहंद बांध के पीछे स्थित जलाशय हमने आपको बताया था ना, जहाँ पे बांध बनाया जाता है उसके पीछे बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है, उसे हम झील कह देते हैं या जलाशय कहते हैं। उसी के पीछे स्थित जलाशय को हम क्या कहते हैं? वो गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो स्थित कहाँ पे है हमारा? सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र में स्थित है। चलिए अगला आता है हमारा नागार्जुन सागर बांध। ये शायद हमने 1-2 क्लास पहले इसकी बात की थी, शायद पिछली क्लास में, इसकी पिछली क्लास में इसकी बात की थी, नागार्जुन सागर बांध की। आप हमें बताइए किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध हमारा कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में हमारा स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है हमारा पापनासम परियोजना। इसकी बात हमने कल ही की थी। किसकी? पापनासम परियोजना की बात हमने कल ही की थी। आपको बताया था प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लास्ट जिस नदी की हमने बात की थी, उसी नदी में हमने बात की थी पापनासम परियोजना की। कौन सी नदी में होगा हमारा पापनासम परियोजना? ताम्रपर्णी। कौन सी नदी पर? ताम्रपर्णी नदी पर। ताम्रपर्णी नदी। चलिए इसी तरह डेली क्लास शुरू होने से पहले जो टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे उसके 5 या 6 क्वेश्चन इसी तरह डेली हम बोर्ड में लिखेंगे और उन्हीं इसी तरह इनके आंसर ढूंढेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं हम इसको साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। आज आज का टॉपिक हमारा क्या है? झीलें। कौन सा टॉपिक है आज हमारा? झीलें। चलिए आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, नहीं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा झीलें। झीलों में हम लोग सर्वप्रथम जानेंगे झीलें, झीलों के प्रकार। क्या? झीलों के प्रकार। सर्वप्रथम बताइएगा आप झील किसे कहते हैं? क्या झील किसे कहते हैं? वैसे आएगा तो नहीं पेपर में, यदि आ भी सकता है तो आप हमें बताइएगा सर्वप्रथम झील किसे कहते हैं, झील किसे कहा जाता है, आप हमें बताएंगे इसका जवाब, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। झील किसे कहा जाता है? झील किसे कहते हैं? चलिए डाल देते हैं अपना टॉपिक आज का, आप भी डाल लीजिएगा झील। ये अच्छा नहीं लगता, ये कॉपी में ही अच्छा लगता है। चलिए सर्वप्रथम जानेंगे हम झील क्या होती है। क्या झील क्या होती है? चलिए आप में से किसी को परिभाषा पता होगी तो अब वो हमसे तो बताएगा नहीं, चलिए अपने मन में रिवाइज करिएगा उसको। हम आपको बता देते हैं झील किसे कहते हैं। चारों ओर का स्थलखंड। क्या? चारों ओर के स्थलखंड से घिरी हुई जलराशि को, चारों ओर स्थलखंड से घिरी हुई जलराशि को या जल को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। समझ में आया होगा आपको? क्या? चारों ओर से घिरी हुई बड़ी जलराशि, जलराशि या बड़ी जलराशि। जैसे चारों ओर स्थलखंड है, चारों ओर स्थलखंड का मतलब जैसे ये यहाँ 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 ये चारों ओर स्थलखंड है हमारा, और यहाँ पे बीच में एक बड़ी सी जलराशि स्थित है। क्या? बड़ी सी जलराशि स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? झील। जैसे हमने एक बांध वाले में बात की थी झील की। क्या? बांध वाले में बात की थी झील की। बांध के पीछे जो जल स्थित हो जाता है उसके तो अगल बगल स्थलखंड ही होता है ना, ये चारों तरफ पानी थोड़ी ही होता है। बांध बनेगा तो उसके अगल बगल कुछ होगा ना, स्थलखंड ही उसे कहते हैं। इसी तरह चारों ओर स्थलखंड, चारों ओर स्थलखंड से घिरी हुई जलराशि या घिरी हुई बड़ी जलराशि को हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। चलिए लिख भी देते हैं हम। चारों ओर, चारों ओर स्थलखंड से घिरी, चारों ओर स्थलखंड से घिरी बड़ी जलराशि को, बड़ी जलराशि को हम क्या कहते हैं? झील। बड़ी जलराशि को झील कहते हैं। चलिए ये तो बात हो गई हमारी झील की परिभाषा। अगली बात करेंगे हम स्वभाव के आधार पर हमारी झीलें दो प्रकार की होती हैं। क्या? स्वभाव के आधार पर हमारी झीलें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मीठे पानी की झील। कौन सी? मीठे पानी की झील, जिसे हम कहते हैं ताजे पानी की झील। और एक होती है हमारी खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील, ताजे पानी की झील, जिसे हम पी सकते हैं, मतलब पीने के उपयोग में ला सकते हैं। और एक होती है हमारी खारे पानी की झील। चलिए लिख देते हैं। स्वभाव, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं। अब ये हम आपको पूरा एक एक कॉपी का सेंटेंस लिख के बता रहे हैं, इसीलिए हमने लिख रखा है विथ नोट्स। आपको पूरे, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, लेकिन भरोसा करना होगा, बहुत बड़ी चीज़ है भरोसा। अब कोई लोग तो देख के ही कहते हैं अरे इनको क्या पता। चलिए ठीक है, पता नहीं हमें कुछ, हम खुद ही कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, बात खत्म। चलिए स्वभाव के आधार पर हमारी झीलें दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली हमने आपको बताया क्या? मीठे पानी की झील। कौन सी? मीठे पानी की, या ऐसी ब्रैकेट में कर लेते हैं ताजे पानी की। कौन सी? ताजे पानी की, ताजे पानी की झीलें। और दूसरी होती है हमारी कौन सी? खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। चलिए इतना बना लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे झीलों के प्रकार। कौन सी? प्राकृतिक झीलों के प्रकार पढ़ेंगे। झीलें दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक झीलें, एक मानव निर्मित झीलें या मानवकृत झीलें। अभी हम लोग सब आगे पढ़ेंगे। पहला आप डाल लीजिए प्राकृतिक झीलों के प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम आपको बता देते हैं प्राकृतिक झीलें व मानवकृत झीलें या मानव निर्मित झीलें। अब ये तो हम लिखेंगे नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए सर्वप्रथम बताते हैं प्राकृतिक झीलें जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक झीलें। और जिनका निर्माण मानवकृत या मानव निर्मित झीलें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित झीलें, जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। अब मानव के द्वारा कैसे बनाई जाती हैं, जो मानव के द्वारा या मानवकृत निर्मित झीलों को हम लोग कृत्रिम झील भी कहते हैं। कौन सी कृत्रिम झील, जैसे हमने आपसे बात की थी, जैसे ये नदी बह रही है, अब यहाँ पे कोई बांध बना दिया जाएगा, ये जैसे बांध बन जाएगा, कौन सा, ये बांध बन जाएगा, तो इसके पीछे ये स्थित जलाशय, इसे भी तो हम झील कह सकते हैं। ये होती है हमारी मानव निर्मित झील। कौन सी, मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर हमने आपको बताया था सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। चलिए समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलों को हम प्राकृतिक झीलें कहते हैं और मानव निर्मित झीलों को हम क्या कहते हैं, मानवकृत झीलें या कृत्रिम झीलें कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हम हेडिंग डालेंगे आज प्राकृतिक झीलों के प्रकार। कौन सी, प्राकृतिक झीलों के प्रकार, प्राकृतिक झीलों के प्रकार, प्राकृतिक झीलों के प्रकार। देखिए पढ़ने का तो हम ये भी पढ़ते हैं, सीधा डालते हैं राज्य का नाम, उसमें लिखते हैं इंपॉर्टेंट झील, उसमें बता देंगे आपको सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ये सब बात करके खत्म कर लेंगे। लेकिन ये मोटिव नहीं है हमारा कहने का मतलब है किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेस तो मजबूत होना चाहिए। अब जैसे हम घर खड़ा करेंगे, जब तक उसकी हमारी नींव नहीं मजबूत होगी तो घर आके गिरना ही है। मान लीजिए किसी भी तरह से आप खड़ा कर लेंगे, लेकिन जब उसकी नींव मजबूत ही नहीं होगी तो वो आगे चल के गिरना ही है ना। तो इसलिए क्यों हम नींव मजबूत डालेंगे, तो मजबूताई होगी हमारे अंदर, आगे हम मजबूत बनते जाएंगे। इसीलिए हमेशा नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। और इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे विवर्तनिक झीलें। प्राकृतिक झीलों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो क्या पढ़ेंगे हम सर्वप्रथम, विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें, इन झीलों का निर्माण हम कह सकते हैं पृथ्वी के किसी भाग के धंसने या उठने से हमारी कौन सी, विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। क्या, जैसे किसी पृथ्वी के किसी भाग के धंसने या उठने से हमारी कौन सी झीलों का निर्माण होता है, विवर्तनिक झीलों का निर्माण। जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जम्मू कश्मीर की वुलर झील। चलिए लिखते हैं, जैसे पृथ्वी का छोटा मोटा भाग नहीं, से बड़ा भाग, कहीं कहीं सुना होता कि भाग धंस गया या उठ गया, जब उठ जाएगा तो उसके अगल बगल के क्षेत्र में हमारा पानी एकत्रित हो जाएगा। जब धंस जाएगा बड़ा सा भाग तो उसमें हमारा पानी एकत्रित हो जाएगा और वो चारों ओर स्थलखंड से घिर जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक झीलें। चलिए परिभाषा में बता देते हैं, इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के किसी भाग के धंसने या उठने से हमारी विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। जैसे हमारी वुलर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। चलिए लिख देते हैं, इस प्रकार की झीलों का निर्माण, इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के धंसने या उठने, किसी भाग के धंसने या ऊपर उठने से, चलिए लिख देते हैं समझ में से ज्यादा आएगा, या ऊपर उठने से होता है। चलिए ये हो गई हमारी विवर्तनिक झीलें। आपको एग्जांपल में बता देते हैं, जैसे हमारा क्या, वुलर झील। कौन सी झील, वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे स्थित है हमारा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं, चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। अगली झील होगी हमारी क्रेटर झील। सर्वप्रथम आप हमें बताइएगा ज्वालामुखी के मुख को या ज्वालामुखी के उद्गार स्थल को, उसके मुख को हम क्या कहते हैं। चलिए आप बताइएगा, तब तक हम इसको साफ करके अगली बात करते हैं। कौन सा, दूसरी झील हो गई हमारी क्रेटर झील। कौन सी झील, क्रेटर झील।
क्रेटर, क्रेटर किसे कहते हैं सर्वप्रथम आप ये समझिए। क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को। अब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, लावा एकदम पानी की तरह बहता है। हमने वीडियो में देखा था, साउथ अफ्रीका में एक अंकल जी हमारे गए थे, तो वहां से उन्होंने रिकॉर्ड करके लाया था, वो बता रहे थे एकदम पानी की तरह लावा बहता है। तो अब और पूरी बहुत सारी जगह कवर करता है। तो अब वो छोटा सा तो होगा नहीं, उसका मुख बहुत बड़ा होता है। अब जो ज्वालामुखी मतलब जो लगातार मतलब बहते रहते हैं, जिनमें उद्गार हुआ करता है, उनके तो मुख पे पानी भरेगा नहीं। और जो ज्वालामुखी समाप्त हो जाते हैं या जिनमें उद्गार नहीं होता है, जिनका मतलब नहीं वो होता है, मतलब वो सुचारू रूप से नहीं चालू होते हैं, मतलब समझ कर बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, ये आप अपने हिसाब से समझिए। तो उनका जो मुख होता है, अब उनका बड़ा सा मुख होता है, उस पर जो पानी एकत्रित हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं क्रेटर झीलें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी हम परिभाषा आपको बता देते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है। कैसा? जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है। क्या बात की हमने? जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उसके मुख को क्या कहते हैं हम? क्रेटर। चलिए लिख देते हैं। शांत हो जाता है तो उसके मुख जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। उसके मुख में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। एकत्रित हो जाता है, उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। चलिए जैसे इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं, कौन सी होगी? लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। यह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित हमारी लोनार झील। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से चलिए प्रयास करते हैं हम आपको बताने का। जैसे हमारा जो ज्वालामुखी होता है, जब वह उसका उद्गार समाप्त हो जाता है या ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता है, तो उसके ज्वालामुखी के मुख को सर्वप्रथम हम क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को हम क्या? क्रेटर कहते हैं। उसका मुख काफ़ी बड़ा होगा, तभी इतना बड़ा भाई ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। आप कभी देखिएगा, लावा बहुत सारी जगह पे एकदम पानी की तरह बहता है, तो जाहिर सी बात है उसका मुख बहुत ही बड़ा होता है। तो उसके ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर। जब उसके मुख में पानी भर जाने के कारण, वर्षा का पानी भर जाने के कारण निर्मित झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील। जैसे हमारी लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। चलिए इसको बना लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग लैगून झील या अनूप झीलें। चलिए ये तो सबने हेडिंग पहले डाली होगा ना, हमने पहले ही बता दिया, उसको पढ़े रहने देते हैं। चलिए तीसरा नंबर होगा हमारा, कौन सा? लैगून झील या अनूप। लैगून झील या अनूप झीलें। चलिए इसमें हम बता देते हैं जिन्हें हम लैगून झील या अनूप झीलें कहते हैं। जब हमारा तटीय समुद्री जल जैसे जो हमारा
तटीय समुद्री जल होता है वह बालू, चट्टान, प्रवाल, भित्ति आदि के कारण जब अपने मुख्य जल से अलग हो जाता है, कौन सा, क्या हमने कहा, जब हमारा तटीय समुद्र का जल बालू, चट्टान, प्रवाल, भित्ति आदि के कारण अपने मुख्य जल से, जो उसकी मुख्य जलराशि होती है उससे अलग हो जाता है, या उससे अलग हो जाता है, वह जलराशि जहां पे इकट्ठा होती है उससे हम क्या कहते हैं, अनूप झीलें या लैगून झीलें। चलिए लिखते हैं इसको भी, पूरी परिभाषा। जब तटीय समुद्री जल बालू, चट्टान, प्रवाल, भित्ति के माध्यम से अपने मुख्य जलराशि से अलग हो जाता है, अपने मुख्य जलराशि से अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनूप या लैगून झील कहते हैं। देखिए पूरी परिभाषा हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मान लीजिए हमारे कहने से, ये बोलने से किसी को ना समझ में आ रहा हो तो हम उसके लिए परिभाषा लिख देते हैं कि वो परिभाषा से समझ सकता है अपना। अब इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे हम क्या बताएं, जैसे हमारी चिल्का झील व वेम्बनाथ झील। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील हमारी कहाँ पे स्थित है? सभी हमारे प्यारे साथियों को पता होगा, उड़ीसा में। और हमारी अगली है वेम्बनाथ झील। कौन सी? वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में। अभी आगे बात करेंगे वेम्बनाथ झील की पूरी। इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा बन सकता है। ये सबसे लंबी झील है, 96 या 97 किलोमीटर ऐसे लंबी है। इसमें एक नेहरू प्रतियोगिता होती है केरल में, नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। सब आगे बात करेंगे हम लोग इसी टॉपिक में। चलिए ये हो गई हमारी लैगून झीलें। अब अगली बात करते हैं हम, अगली हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। उम्मीद करते हैं बना लिया होगा आप लोगों ने। अगली बात करेंगे हम लोग हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। कौन सी झीलें? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। इस प्रकार की झीलों का निर्माण अक्सर जैसे हिमानी या हिमनद में अपरदन के कारण या भूस्खलन के कारण इस तरह की झीलों का निर्माण होता है। कैसे इस तरह की झीलों का निर्माण अथवा हमारा हिमानी या हिमनद के अपरदन से होता है। ये झीलें अधिकतर उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जैसे हमारा राकसताल नहीं हमारा कौन सा होगा? नैनीताल, सात ताल। अधिकतर हमारे ताल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। और इन तालों का निर्माण कैसे होता है? हिमानी या हिमनद के अपरदन, कौन सा? अपरदन के कारण इन झीलों का निर्माण होता है। हिमानी या हिमनद, आप समझ रहे हैं ना? हिमनद मीन्स क्या होता है? बर्फ। हिम मतलब बर्फ। चलिए लिख देते हैं, इस प्रकार की झीलों का निर्माण। चलिए सर्वप्रथम एक क्वेश्चन हमें याद आ गया, उस पर हम बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? चलिए दिख रहा है सबको बराबर। थोड़ा सा ऊपर झीलें कट रही हैं, इनको हम सर्वप्रथम लिख देते हैं।
पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां, 3 नदियां हमने बताई थी पूर्ववर्ती नदियों में। ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, इसीलिए कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व तो करिए। बहुत सारे ऐप आते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप सॉल्व करिए एमसीक्यू एमसीक्यू आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो नहीं होगा आप कमेंट करिएगा, मिलेगा आपको क्वेश्चन। चलिए, पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी नदियां हमने आपको बताई थी? कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। इन प्रकार की झीलों का निर्माण हिमानी या हिमनद के अपर्दन से होता है। जैसे हमारा क्या आएगा? कौन कौन से ताल की हमने बात की अभी? पहला होगा हमारा नैनीताल। कौन सा? नैनीताल। और अगला है हमारा सात ताल। चलिए इतना बना लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। एक लास्ट बचा है हमारा, कौन सा है? वायु द्वारा निर्मित झीलें। फिर हम हर एक राज्य की उसमें कितनी झीलें स्थित हैं उनकी बात करेंगे। चलिए नोट कर लिए सबने, आगे बढ़ते हैं अब। हमारी हिमानी द्वारा निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है? हिमानी या हिमनद के अपर्दन से हमारी हिमानी द्वारा निर्मित झीलें बनती हैं। जैसे हमारा सात ताल, और कौन सा ताल था हमारा? नैनीताल। चलिए अगला लास्ट है हमारा वायु द्वारा निर्मित झीलें। क्या है हमारा? वायु द्वारा निर्मित झीलें। चलिए इसमें लिखते हैं हम, चलिए इस प्रकार की झीलों का निर्माण अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की झीलों का निर्माण अधिकतर होता है। कैसे? जब हवा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। क्या? जब हवा सतह की मिट्टी को उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाती है तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। चलिए लिखते हैं, वायु द्वारा निर्मित झीलें, परिभाषा थोड़ी लंबी होगी। इस प्रकार की झीलों का निर्माण चलिए पूरा सही सीखते हैं। इस प्रकार की झीलों का निर्माण हमारा मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। कहाँ पे? मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। जब हवा सतह की मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जैसे राजस्थान की हमारी क्या? सांभर लेक। लेक या झील बात वही है। कौन सी?
सांभर झील। एक और है राजस्थान की हमारी डिडवाना। कौन सी? डिडवाना कहाँ स्थित है ये हमारी? राजस्थान में। चलिए नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार की झीलों का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है जब हवा सतह की मिट्टी को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इंक इसमें डाल लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग हर राज्य की एक अलग अलग झील, मतलब उस राज्य में कितनी झीलें हैं, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे आ गया चिल्का झील हमारा कौन से प्रदेश में स्थित है, तो चिल्का झील हमारी हमें पता होना चाहिए किस प्रदेश में स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम शुरू कहाँ से करेंगे? सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। कहाँ से? लद्दाख से। लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख में कौन सी झील स्थित है हमारी? सभी हमारे बड़े भाइयों बहनों को पता होगा। पहला कौन सा? लद्दाख। लद्दाख में एक हमारी झील है, कौन सी है? पेंगुइन झील। कौन सी झील है? पेंगुइन झील लद्दाख में स्थित है। अब इसमें आगे ये तो नहीं लिखते हैं कि लद्दाख में स्थित झील, काफ़ी लंबा हो जाएगा, समय भी थोड़ा बचाते हुए चलना है। यदि हर एक चीज़ लिखने लगेंगे तो काफ़ी वो हो जाएगा। चलिए लद्दाख में हमारी कौन सी झील है? पेंगुइन झील। कौन सी झील? पेंगुइन झील। चलिए दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। जी नज़र आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की, चलिए इसी के नीचे जम्मू कश्मीर की झीलें लिख देते हैं। कौन सी? जम्मू कश्मीर में स्थित झीलें। पहली हमारी है डल झील, ऐसे लिखते हैं। अगली हमारी कौन सी झील? वुलर झील। नंबरिंग कर देते हैं, टोटल इसमें 9 होंगी। अगली हमारी शेषनाग। अब इन 2 झीलों से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, अब तक आया होगा, हमें विश्वास है इतना, क्योंकि शेषनाग झील से हमारी कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है? झेलम। कौन सी? झेलम। और ये कौन सी झील से होकर बहती है? हमारी वुलर झील से, जिसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील भी कहते हैं। अगली होगी हमारी अनंतनाग। इतना छोटा दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। जी नज़र तो आ रहा है। अनंतनाग झील 5वीं लिखते हैं। वेरीनाग। कौन से नाग? नाग हमारे कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और ताल हमारे उत्तराखंड में। वेरीनाग। छठा होगा हमारा नागिन। कौन सा? नागिन झील, याद रखिएगा। कौन सी झील? नागिन। 7वां है हमारा गंधारबल। कौन सी है? गंधारबल झील। कौन सी झील? गंधारबल झील। और अगली है हमारी, यहाँ पे लिखते हैं हम, अगली हमारी मानसबल। कौन सी? मानसबल। कौन सी झील? मानसबल झील। और अगली है हमारा 9 नंबर, कौन सा? अच्छाबल झील। कौन सा? अच्छाबल झील। और अंतिम है हमारी इसमें सिमोरिरी झील। कौन सी झील? सिमोरिरी झील। कौन सी झील? सिमोरिरी झील। यह झील हमारी लवड़ी है, लवड़ी झील है।
सही से लिख देते हैं इसमें। कैसी झील है हमारी? लवड़ी झील है ये हमारी। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पेंगुइन झील हमारी कहाँ पे स्थित है, रिवाइज करके फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल हम बात करेंगे, क्योंकि करना तो कर सकते हैं लेकिन चलिए लाइन सीक्वेंस से बढ़ते हुए आगे चलेंगे। चलिए दिख रहा है आपको ये हमारा लिखा है सिमोरिरी झील। कौन सी झील है हमारी? सिमोरिरी झील। अब आपको दिख रहा होगा बराबर। चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं इसमें। नाग हमारे कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। और याद रखिएगा कल हम बात करेंगे ताल की। ताल हमारे पाए जाते हैं उत्तराखंड में। चलिए रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट हमारी, अब इंपॉर्टेंट में हम ये नहीं कर सकते कि केवल ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं गंधारबल कहाँ स्थित है, तो हमें याद होनी चाहिए। चलिए पेंगुइन झील सर्वप्रथम हमारी कहाँ पे स्थित है? पेंगुइन झील हमारी लद्दाख में स्थित है। चलिए रिवाइज करिएगा। उलर झील कहाँ पे स्थित है हमारी? उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित झीलों की एक बार बात करते हैं हम। उलर झील हमारी जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, अच्छा बल जम्मू कश्मीर, मानस बल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर और मानस बल हमारा जम्मू कश्मीर। सिमोरिरी लवड़ी झील है हमारी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डल सबको याद होना चाहिए, डल झील हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक हमारा होगा गंधारबल। कौन सा? गंधारबल हमारा जम्मू कश्मीर में। अच्छा बल जम्मू कश्मीर में। मानस बल जम्मू कश्मीर में। चलिए एक बार नाग वाली पढ़ते हैं। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हमारी ये नागिन झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आप नाग याद रखिएगा, उसके बाद बल याद रखिएगा। बल कौन कौन से हमारे? गंधार बल, मानस बल और अच्छा बल, ये तीनों याद रखिएगा। और ये है हमारी सिमोरिरी कौन सी? लवड़ी झील है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, ये आप बना लीजिएगा। कल हम अगले राज्यों की बात करेंगे और इसी तरह सारे राज्यों की झीलें कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक हम 1-2 क्लासों में ये हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाएंगे झरने पढ़ लेंगे, जलप्रपात, उससे हमारा 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप जैसा कहेंगे चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, महात्मा गांधी जी से शुरू करेंगे, देश को आज़ाद कराने तक पहुंचेंगे। इसी तरह हर एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इससे हमारा भी रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसमें हमारा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा भी रिवीजन होगा और आप लोगों का रिवीजन ही होगा, या जिसको नहीं पता हो उसको नई नई चीज़ें पता होंगी। ठीक है, चलिए कोशिश यही करते हैं। अभी इतना तो नहीं नॉलेज है, लेकिन जितना है आपको इतना कहेंगे, जितना देंगे नॉलेज दे क्या सकते हैं, हम ले ही सकते हैं आपसे, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जितना हम बोर्ड पे लिखेंगे उसमें कोशिश यही होगी कि कुछ गलत ना हो। क्या? कुछ गलत ना हो हमसे। अगर हो भी जाता है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पेंगुइन झील हमारी लद्दाख में स्थित है, यह एकमात्र झील है जो लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी हमारा लद्दाख में स्थित है। ये सब भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, एवरीथिंग टेक टाइम, लेकिन ठीक है, जब समय लगता है किसी चीज़ में तो वो निखर के अच्छी ही आती है। चलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, सबकी झीलें पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट झील होगी उसके बारे में थोड़ा बात भी कर लेंगे, जैसे हमारी वेम्बनाथ झील, इससे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।